दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में चूक, गाड़ी गेट तोड़कर घुसी और स्पीकर की गाड़ी में सामान संदिग्ध गतिविधि से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है, एजेंसियां जुट गई है। सुरक्षा पर भी तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में चूक देखने को मिली है, गाड़ी गेट तोड़कर विधानसभा में घुस जाती है। अब इसको लेकर तमाम सवाल यहां पर सुरक्षा को लेकर खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसे कैसे गाड़ी गेट तोड़कर घुसती है और स्पीकर की गाड़ी में सामान संदिग्ध गतिविधि से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। गेट नंबर 2 से ये गाड़ी एकदम से गेट तोड़कर घुसती है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। विधानसभा से कार लेकर भागे, गेट तोड़कर घुसी कार बाहर निकलकर भागी और दिल्ली विधानसभा का यह पूरा मामला है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। अब ये 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा में किस तरीके से चूक देखने को मिली, ये पहली तस्वीर। वहीं किस तरीके से गेट तोड़कर गाड़ी बाहर निकली, ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार देखिए, कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो लाल किले पे भी हमने देखा था किस तरीके की घटना हुई थी जब आतंकी हमला हुआ था। तो लगातार बार बार दिल्ली की जो सिक्योरिटी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही है, क्योंकि जगह जगह पे हमें ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऐसे कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो जगह जगह सिक्योरिटी पे ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार जो है कभी धमकी भरे आपके ईमेल्स आते हैं, फिर आप चेकिंग करते हैं जहाँ पे RDX से उड़ाने की धमकी आखिरी ईमेल में दी गई थी विधानसभा को, लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई। और अब आज जब ऐसी दिन दिहाड़ी ऐसी घटना हो गई है तो ये बेहद बहुत बड़ा सवाल है दिल्ली पुलिस पे, CRPF पे, जो लोग वहाँ की सिक्योरिटी टीम में हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत VIP मूवमेंट रहता है हर गेट पे। जब इतनी सिक्योरिटी है पर उसके बावजूद ऐसी घटना हो जाती है तो आखिरकार सिक्योरिटी कर क्या रही थी। अब सुरक्षा व्यवस्था पर जो है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिला है, गेट तोड़कर गाड़ी कैसे घुसी, तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर ये है कौन? फिलहाल एजेंसी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये पूरा मामला दिल्ली विधानसभा का है, जहां पर गेट नंबर 2 से गाड़ी गेट तोड़कर घुसती है और अब हड़कंप भी मचा हुआ नजर आया। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, आखिर इस तरीके की घटनाएं कैसे हो रही हैं। और अब इस पूरे मामले में अपडेट ये सामने आ रहा है, जो गाड़ी थी, गाड़ी नंबर उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जो गाड़ी एकदम से आज विधानसभा में घुसती है। फिलहाल जांच की जा रही है कि चालक कौन था और आखिर क्यों इस तरीके से विधानसभा में घुसा, क्या उसके मन में थी। इन तमाम सवालों पर फिलहाल जांच की जा रही है और अब हड़कंप मचा हुआ है। लगातार इस तरीके की जब घटनाएं देखने को मिलती है तो तमाम सवाल जो है सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़े हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा में चूक तो देखने को मिली है, क्योंकि गेट तोड़कर एकदम से गाड़ी को निकलना, अज्ञात कार थी, UP नंबर था, दिल्ली विधानसभा में घुसना, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या कुछ सामने आता है और क्या कुछ नए खुलासे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी थ्रेट विधानसभा को लेकर देखने को मिला था। अब इसी बीच इस तरीके की गतिविधि देखना, अब सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, एजेंसियां जांच में जुटी हुई है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और जांच में भी सामने आया है जो गाड़ी नंबर है वह उत्तर प्रदेश का है और वो शख्स कौन था, आखिर क्यों ये सभी चीजें। इतनी भी देर में कोई उस गाड़ी को पकड़ नहीं पाता है। जो गेट पर सिक्योरिटी तैनात थी वो कर क्या रही थी, क्योंकि देखिए विधानसभा में अंदर एंट्री लेने का एक प्रोसीजर है। जब विधानसभा सेशन चल रहा होता है, जब हम लोग भी विधानसभा जाते हैं तो पूरी बाकायदा चेकिंग होती है। अगर हमारी गाड़ी अंदर जा रही तो गाड़ी का पास होता है या फिर गाड़ी का नंबर अंदर से उनको किसी स्टाफ मेंबर थ्रू दिया जाता है, तो गाड़ी चेकिंग करके ही अंदर जाती है। हम लोग भी जब जाते हैं तो पूरी फ्रिस्किंग करके ही हमें अंदर भेजा जाता है। जब इतनी सिक्योरिटी टाइट है, जब मीडिया के लोगों की इतनी चेकिंग हो रही है, जब इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे टाइट रहती है, तो एक अननोन गाड़ी जो एक बाहर के दूसरे राज्य के नंबर की है वो कैसे अंदर घुस जाती है।
उस बीच क्यों सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जब धमकी भरे ईमेल्स आ रहे थे, ऑलरेडी खतरा था कि क्योंकि बार बार धमकी भरे ईमेल्स आ रहे थे, तो उस बीच एक अननोन गाड़ी आपकी अंदर आती भी है, फिर वो कुछ गलत कर्म करके वो बाहर भी निकल जाती है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अभी तक सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं की गई थी, कि क्या अभी तक उन धमकी भरे ईमेल्स को हल्के में लिया जा रहा था। और जैसा कि हम लोग भी बाहर जैसे आए थे चाय पीने के लिए, तो हमने देखा एक तेजी से कार और विधानसभा के गेट में एंट्री की, तो हम लोग देखे घबरा गए ऐसा क्या होगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो कार फिर वापसी निकल गई। तो क्या अचानक से आप यहाँ मौजूद थे और अचानक से सीधा गाड़ी अंदर घुस गई थी? वो अचानक से बहुत तेजी में गई। कौन से कलर की गाड़ी थी? कौन? तो क्या टक्कर मारी थी गेट को उसमें? टक्कर मार के अंदर चली गई, वो तोड़ के चली गई और बाहर निकल गई थी गाड़ी जो चला रहा था गाड़ी लेकर? गाड़ी थोड़ी देर अंदर रही, उसके बाद 5-6 मिनट के करीब फिर बाहर निकली कार, फिर तेजी में कार निकली, बहुत तेजी में। तो क्या आप यहीं पर ही मौजूद थे उस समय? हम लोग यहीं पे मौजूद थे, हमारा काम चल रहा है नीचे, हमारा मेट्रो पे ही काम चल रहा है। जैसे कि चाय वाय पीने के लिए बाहर निकलते हैं, चलो वैसे ही निकले थे। तो ऑटो भी लगे हुए थे, ऑटो में भी ऐसा लगा टक्कर मार के। शिमला की ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ओलावृष्टि ने बागवानों की परेशानी अब बढ़ाकर रख दी है। अप्रैल महीने में जहां बादलों से बरस रहा पानी किसानों और बागवानों के लिए राहत साबित हुआ है, वहीं अचानक हुई ओलावृष्टि ने सेब की पैदावार पर बुरी तरीके से प्रभाव डाला है। इसी तरह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है और ओलावृष्टि की आशंका के बीच बागवानों ने पहले ही एंटी हेल नेट लगाए हुए थे और लेकिन इसके बावजूद नुकसान देखने को मिला है। ये तस्वीरें देखिए, ये जो नेट है इसलिए लगाया जाता है जो सेब के पेड़ हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, पर उसके बावजूद इस तरीके से ओलावृष्टि हुई। जब ओलावृष्टि होती है तो इन नेट को खाली भी कराया जाता है और अब बागवानों की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम बार बार यू टर्न ले रहा है, बार बार ये बर्फबारी देखने को मिल रही है और अब एक बार फिर से ये बर्फबारी देखने को मिली। किसानों की टेंशन बढ़ गई है, बागवानों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ओलावृष्टि से अब ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये सेब के बाग हैं। ओलावृष्टि से कहीं ना कहीं नुकसान तो देखने को ही मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और उसके साथ लगते राज्यों में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अप्रैल महीने में हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में भी अब हल्की गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले 1 से 2 दिनों तक मौसम खराब बने रहने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव कम होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संदीप शर्मा, एमडी शिमला के वैज्ञानिक। संदीप जी, अभी तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कितने दिनों तक मौसम अभी प्रदेश भर में खराब रहने का पूर्वानुमान है मौसम विज्ञान केंद्र का? देखिए, आगामी मौसम की बात करें तो आज 6 अप्रैल को भी ऑलरेडी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पर ऑलरेडी बादल छाए हुए हैं और संभावना है कि आज देर शाम को इन डिस्ट्रिक्ट्स में और जो एडजॉइनिंग एरियाज यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। फिर कल देखिए 7 अप्रैल की कल शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश में सक्रिय होगा। इसके चलते जो वेदर एक्टिविटी कल देर शाम से ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिकअप करेगी और कल शाम से लेकर और 8 अप्रैल की देर रात तक प्रदेश लगभग पूरे प्रदेश में कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश और साथ में जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, यहाँ पे हर चीज़ में हल्के से मध्यम बर्फबारी भी होने की संभावना है। और जो साथ में हमारे क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। और इसी को देखते हुए देखिए आज भी हमने थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का येलो अलर्ट जारी किया है, विशेषता जिसमें डिस्ट्रिक्ट हमारा है कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला है और साथ में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है शिमला, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे आज 1-2 स्थानों में ओलावृष्टि भी हो सकती है और आज इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। फिर कल से जो वेदर है कल 7 अप्रैल से इसमें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, इसके चलते कल देर शाम से वेदर पिकअप करेगा और उसके बाद काफ़ी इंटेंसिटी रहेगी बारिश की। इसमें कई क्षेत्रों में जो हमारे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होगी। और साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला, यहाँ पे 7 और 8 अप्रैल को कुछ एक क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है और इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और
9 अप्रैल को हालांकि वेदर एक्टिविटी में काफ़ी कमी आएगी, परंतु 9 अप्रैल को भी जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटिंग हो सकती है। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया। कृषि के लिए फायदेमंद, रबी की फसलों के लिए फायदेमंद, जल स्रोतों को फिर से भरता है, भूजल स्तर बढ़ता है। ये हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, आखिर ये है क्या? भूमध्य सागर क्षेत्र में बनता है ये, और जिस वजह से बार बार मौसम जो डाइवर्ट हो रहा है, ठंडी हवा और कम दबाव वाली प्रणाली देखने को मिलती है। भूमध्य सागर क्षेत्र में ये बनता है और बर्फबारी के कारण ग्लेशियर बनते हैं। बर्फबारी के कारण ग्लेशियर मजबूत बने रहते हैं। ये हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, और पूर्व से उत्तर भारत की ओर ये बढ़ता है। और हम देखते हैं मौसम जब चेंज होता है, बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता है। और साथ ही आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा राज्य भी प्रभावित होते हैं जब ये एक्टिव होता है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। और सर्दियों में अधिक प्रभावी ये देखने को मिलता है। जब विंटर्स होते हैं उस समय पर ये सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। बात हम कर रहे हैं किस तरीके से हिमाचल में बार बार मौसम डाइवर्ट हो रहा है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब क्या इफेक्ट होते हैं कृषि के लिए? ये फायदेमंद होता है और रबी की फसलों के लिए भी फायदेमंद होता है। फिलहाल हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें कि इसके क्या प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं। जल स्रोतों को फिर से ये भरता है और साथ ही आपको बता दें कि भूजल स्तर भी इससे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इसके इस तरीके के इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। बर्फबारी के कारण ग्लेशियर भी बनते हैं। जब बर्फबारी देखने को मिलती है उस समय पर, और बर्फबारी के कारण ग्लेशियर मजबूत बने रहते हैं जब बर्फबारी होती है। अब बात करेंगे वेस्टर्न जो है डिस्टर्बेंस के क्या कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ता है। साइड इफेक्ट देख लीजिए। भारी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है और साथ ही भूस्खलन और बाढ़ का भी खतरा बना रहता है जब इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बना रहता है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो ये साइड इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जो कि अभी हमें देखने को भी मिल रही है, और पारे में गिरावट दर्ज की जाती है। ये जब मौसम डाइवर्ट होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। फिलहाल उसके हम आपको अभी साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं, क्या कुछ उसके दुष्प्रभाव होते हैं। रविवार सुबह अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास पीर पंजाल चोटी से अचानक एवलांच आया और इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। घटना के समय कुछ पर्यटक चंद्रा नदी के पार मनाली लेह हाईवे पर बर्फ के बीच मौजूद थे और एवलांच से उठा तेज बर्फीला गुब्बार उन तक पहुंच गया, जिससे कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज आवाज महसूस की गई और बर्फ का तूफान तेजी से नीचे की ओर बढ़ा, जिसे देख लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हिमाचल के सिसु में भारी बर्फबारी के चलते तापमान में अब गिरावट दर्ज की गई है। तापमान माइनस में पहुंच चुका है और अब 20 सेंटीमीटर तक बर्फ जम चुकी है। झरनों से लेकर सड़कों तक हर ओर सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौल स्पीति के सिरसू इलाके में हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके की तस्वीर ही बदलकर रख दी है। ताजा तस्वीरों में घाटियां और पहाड़ सफेद बर्फ की मोटी परत से ढके नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक तापमान शून्य से नीचे -5 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि कई इलाकों में 10 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फ जमी है। सिसु के झरने और सड़कें भी बर्फ से ढक गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा मौसम को लेकर मंडी के लिए चेतावनी जारी की गई है। 6 अप्रैल को मंडी जिला के कई जगहों पर बारिश, तेज हवाएं और आसमानी बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रशासन ने चेतावनी को ध्यान में रखते हुए नागरिकों और पर्यटकों से आग्रह किया है कि पहाड़ी क्षेत्र, नदी नालों और भूस्खलन वाले इलाकों से जाने से वहां पर बचे। ये साफ तौर पर अब अलर्ट जारी किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की यूनियन सी2 के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर 132 घंटे की हड़ताल पर हैं और ये हड़ताल 5 अप्रैल रात 8 बजे से शुरू हुई और 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक जारी रहने वाली है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश व्यापी इस हड़ताल के चलते एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित हैं। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्य नहीं किया जाता है, जल्द से जल्द उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है, तो वे निर्णायक संघर्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। अब साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि जो उनकी मांगे हैं उन पर गौर किया जाए, कार्य किया जाए, नहीं तो ये हड़ताल अभी और भी विकराल रूप लेती हुई नजर आएगी। हम ये हड़ताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है आम जनता पर पड़ेगा हड़ताल का, क्योंकि 132 घंटे की हड़ताल पर कर्मचारी है तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये हड़ताल जो है अभी फिलहाल जारी है और ये हड़ताल 11 अप्रैल तक जारी रहने वाली है, यानी कि आने वाले 4 से 5 दिन तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और अगर प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मानता है तो ये हड़ताल 11 अप्रैल के आगे भी जा सकती है और विकराल रूप ले सकती है।